नमस्कार। कोरोना से जंग के विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का मैं रूपम त्रिविक्रम स्वागत करती हूं। दर्शकों, हम सभी नव वर्ष में प्रवेश किए बहुत सारी पाबंदियों के साथ, कारण मात्र एक, कोरोना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नव वर्ष में जैसे हम प्रवेश किए बहुत सारी पाबंदियां, जिसमें स्कूल्स तो ऑलरेडी बंद थे भी और हो भी गए, पार्क बंद, सिनेमा हॉल बंद, साथ ही साथ धार्मिक स्थल भी बंद। कारण मात्र एक कि कोरोना का रफ्तार काफ़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, काफ़ी तेज वृद्धि कर रहा है और दिन प्रतिदिन जो वायरस है वो काफ़ी तीव्र गति से पूरे देश को संक्रमित कर रहा है और एक दिन में 1-1 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जो कोरोना वायरस है वो कहीं ना कहीं अपने तीसरे फेज में यानी तीसरी लहर में चल रहा है और नए वेरिएंट के रूप में, यानी कि हम ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं, नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, क्योंकि हमने पहले लहर को भी देखा, दूसरे कोरोना का जो लहर था वो काफ़ी ज़्यादा हम सभी की जिंदगियों को प्रभावित किए हैं। तीसरी लहर कितना खतरनाक है, ये सभी के मन में सवाल, भय होना भी चाहिए। क्या इसकी जिम्मेदार कौन है, हम या आप? क्या हमने मास्क पहनना छोड़ा, ये भी कारण है। वैक्सीनेशन कितना जरूरी है, ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके मन में है। और अब हम ओमिक्रॉन से कैसे बचेंगे, ये सवाल को लेकर इनके जवाब को तलाशने के लिए और कितना खतरनाक साबित हो सकता है तीसरा लहर, इन सभी जवाबों को तलाशने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि फिजिशियन कंसल्टेंट है और मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संतोष हमारे थैंक यू रूपम स्पेशल कार्यक्रम में। आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और इसके तहत जो मैं कुछ बातें मेरी बातों से अगर दर्शकों को बेनिफिट होता है तो मैं दूरदर्शन का भी धन्यवाद देता हूं और कोशिश करूंगा कि ये बात और लोगों को भी बेनिफिशियल हो। बिल्कुल डॉक्टर संतोष, जो पहला सवाल जो हमारे दर्शक लगातार चिट्ठी लिखकर, ईमेल कर पूछ रहे हैं कि ओमिक्रॉन क्या है और कैसे बचना है। अच्छा सवाल है। सबके मन में ये एक भय व्याप्त है, कहे तो इसके बारे में जागरूकता लोगों की बढ़ गई है कि ओमिक्रॉन क्या है। तो हमने फर्स्ट वेव जब से सुना था कि कोविड-19 का एंट्री हुआ, तो उसके बाद फर्स्ट वेव भी देखा, सेकेंड वेव भी देखा, अब हम तीसरी लहर की चपेट में आ चुके हैं या आ रहे हैं कह सकते हैं। तो ये ओमिक्रॉन जो है बेसिकली कोविड-19 का ही एक रूप है, बदला हुआ रूप कह सकते हैं कि जैसे जैसे वायरस जो है बॉडी में, हमारे शरीर में एक दूसरे से रिप्लिकेट करता है, अपना जनरेशन इंक्रीज करता है, तो उसमें कुछ चेंजेज आते हैं जो कि उसके लिए एडेप्टेशन, माने वायरस के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। तो एक तरह से एडेप्टेशन है और वो मूल रूप से थोड़ा सा अलग होता है बीमारी प्रोड्यूस करने में भी, प्लस हमारे पास जो ट्रीटमेंट है उससे भी बचाव के लिए। तो एक बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कोविड-19 का एक बदला हुआ स्वरूप ही है और ये वायरस ही है जो कि अभी हमारे सामने है। मेरे मन में भी एक सवाल है, क्योंकि हम सभी ने पहले फेज को भी देखा, दूसरे फेज को देखा जो अत्यधिक खतरनाक था। ये जो ओमिक्रॉन का मामला है ये कितना खतरनाक है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट की भी बात हुई थी, तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? अभी तक कोविड-19 के बहुत सारे रूप हमारे सामने आ चुके हैं और जो लेटेस्ट ये रूप आया है ओमिक्रॉन, इसके बारे में अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगा, क्योंकि ये नवंबर में WHO का अगर माने तो नवंबर में इसकी उत्पत्ति हुई और 26 से 28 नवंबर के आसपास हम लोगों को जानकारी मिली कि कोविड-19 का एक नया रूप भी सामने आ गया और ये बहुत तेज़ी से अपना पांव जो है पूरी कंट्री में, अभी तक कहेंगे तो मोर देन 100 कंट्री में फैल चुका है। अभी तक जो भी स्टडी आई है वो डाटा कम है, 1-2 महीने के डाटे हैं और उस आधार पे बहुत सारे लैंसेट और BM जो जर्नल में पब्लिश हुए हैं रिजल्ट, उसके अनुसार इसकी सीवियरिटी जो है, डिजीज़ की सीवियरिटी पहले की अपेक्षा कम है और कुछ डाटा तो ऐसे कह रहे हैं कि पहले से सीवियरिटी जो है या डेल्टा के कंपेरिजन करें तो वो बोल रहे हैं कि लेस देन 5 टाइम्स जो है इसकी सीवियरिटी एंड हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है वो कम है। एक जो सवाल है मेरा कि आपने WHO की बात की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो अभी ये जो नया वायरस है, नया वेरिएंट है, उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाला है। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न का क्या मतलब है? क्या हमें ज़्यादा डरना चाहिए या कम डरना चाहिए या लाइटली लेना चाहिए? हाँ, जो हमारे जो WHO के अनुसार या कहेंगे कि जो भी स्टडी होते हैं उसके अनुसार कोई भी डिजीज़ के बीमारी जो भी जीवाणु होते हैं उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न या वेरिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम लोग रखते हैं। वेरिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स कि हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस रूप में जा रहा है, आगे किस रूप में फैलेगा। लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न जब
डिजीज़ की इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होती है और दूसरी बात होती है कि उससे लक्षण जो है जल्दी आने लगते हैं, तो वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता है, क्योंकि हम उस पर बराबर हर जो अपनी नज़र, जो स्वास्थ्य की नज़र होती है, वो हम बराबर उस पर रखते हैं कि आगे ये किस सीवियरिटी में जा रहा है और कितनी तेज़ी से फैल रहा है। डॉक्टर साहब, एक जो महत्वपूर्ण सवाल है कि कोरोना वायरस कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमा, हम सभी ठीक होने लगे, फिर अचानक से इतनी तेजी से नवंबर के बाद पूरे देश में हम सभी संक्रमित होने लगे, लोगों में भय का माहौल हो गया, फियर बहुत ज़्यादा हो गया। क्या कारण है कि अचानक कोरोना वायरस इतना ज़्यादा तेजी से पूरे देश में फैलना शुरू हो गया? ये भी एक अच्छा सवाल है, क्योंकि इतनी तेज़ी से ये फैला है कि जितना हमने फर्स्ट और दूसरी लहर में नहीं देखा था। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि वायरस अपने आप को इस दुनिया के अनुसार, या कहे तो अपने सर्वाइवल के लिए अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, जिसकी इसकी जो जनरेशन टाइम है, जनरेशन टाइम की मतलब कि मल्टीप्लिकेशन रेट जो होता है वो पहले से कम हो गया है। पहले हम जनरली सुनते थे कि 5 to 7 डेज का होता था, लेकिन इस ओमिक्रॉन का जो मल्टीप्लिकेशन रेट है या जनरेशन टाइम है वो 3 डेज हो गया है। बट इट मीन्स कि 3 डेज में वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, जो कि उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और तेज़ी से फैलने का ये एक मेन कारण है कि इसका जो जनरेशन टाइम या मल्टीप्लिकेशन टाइम कम होना है। दूसरी बात है कि इसका स्प्रेडिंग जो है इतना कॉन्टेक्ट में, ड्रॉपलेट जो है ना, ड्रॉपलेट में इसकी सर्वाइवल थोड़ी ज़्यादा है, जिसके कारण स्प्रेड जल्दी से हो रहा है। अभी जो कोरोना वायरस या ओमिक्रॉन्स या डेल्टा वेरिएंट जो भी वायरस है, वो जो तेजी से फैल रहा है, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? हम, आप, आम लोग? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई पार्टिकुलर को हम नहीं दे सकते हैं, ये हम कहीं ना कहीं आप और हम सभी जिम्मेदार हैं। क्या करना चाहिए इसे बचने के लिए? देखिए, सबसे बड़ा कोविड के बारे में हमने शुरू से देखा है कि बचाव का 2 ही 3 तरीका है। मास्क, जो कि कोई भी वेरिएंट हो, डेल्टा हो या ओमिक्रॉन हो या कोविड-19 का कोई भी वेरिएंट हो, हमें आज तक ये पता चल गया है कि इसका बचाव जो है एक सिंपल मास्क है, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं अनदेखे या जाने अनजाने में मिस करते हैं। दूसरी बात है क्राउडिंग, कहीं भी क्राउडिंग हुआ तो चांसेज ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तीसरी बात है कि हैंड सैनिटाइजेशन या हाथ धोना, ये हम कहीं ना कहीं लास्ट 2 to 3 मंथ में जितना सेकेंड पीरियड से निकले उतने जल्दी हमने इस चीज़ को भूल गया। और चौथा जो है कॉन्फाइंड प्लेसेस, जो कि जहाँ छोटे प्लेस है वहाँ गैदरिंग नहीं करना है। और जो एक और जो महत्वपूर्ण है, जो कि हम लोग मिस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं, वैसे तो हमारे कंट्री में वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के प्रति अभी भी वैक्सीनेशन के प्रति नज़र जो है वो अभी नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये बोलने भी वाली थी, पूछने भी वाली थी आपसे ये सवाल कि जो वैक्सीनेशन की बात है, हम सब वैक्सीनेटेड हैं, तो वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना अगर इन केस होता है तो हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे या हम बच जाएंगे? दूसरा जो सवाल है, जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं वो कितना बाकियों को प्रभावित कर रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारे सामने 2 ग्रुप है, एक जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो गए हैं और एक जो अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है। तो अभी तक ये स्टडी जो इंग्लैंड में स्टडी हुई है, BMJ में पब्लिश भी हुई है, कि ऑलरेडी जो वैक्सीनेटेड पर्सन हैं उसमें चांसेज ऑफ कोरोना आफ्टर 6 to 9 मंथ 20% है, क्योंकि एंटीबॉडी जो है, वायरस के प्रति जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में, उसका लेवल ड्रॉप हुआ है, ये मानना है। और इसी कारण भी है कि इतना जल्दी इसका स्प्रेड हुआ है। सेकेंड नंबर कि जो ऑलरेडी नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन है वो आज भी सस्पेक्टेबल है, जो पहले की तरह थे, और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन उनके कारण भी बढ़ जाता है। अच्छा, ये मतलब आप एक संदेश भी दे रहे हैं हमारे दर्शकों को कि वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो निश्चित तौर पर आप सुरक्षित हैं। जरूर। डॉक्टर साहब, हमारे जानने वाले बहुत सारे लोग अभी कोरोना से गुजर रहे हैं, उन्हें कोरोना हो भी गया, कोविड-19 हो गया है, या हमें नहीं पता कि वो ओमिक्रॉन है, क्योंकि जो बातें उठकर आ रही है कि ओमिक्रॉन जो है कोरोना से थोड़ा हल्का है, नॉर्मल है, हल्की सर्दी खांसी जुकाम बुखार जैसे आम होता है। तो ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ये हल्की सर्दी खांसी जुकाम बुखार जैसी सीजनेबल प्रॉब्लम्स है या मतलब कि हमें ओमिक्रॉन या हो गया है? क्या कितने दिनों के अंतराल पर टेस्ट कराना चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर इस परिप्रेक्ष्य में और इस जलवायु में, इस मौसम में। जरूर। ये तो आज के समय पब्लिक को अगर सिंपल सर्दी खांसी हो रही है तो एक जो अभी सीजन हमारा चल रहा है, कॉमन कोल्ड या फ्लू जो बोलते हैं, और उसमें ये ओमिक्रॉन का भी असर आ चुका है, तो
बहुत सारी पब्लिक कंफ्यूज भी है, हम उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं, जो कॉमन कोल्ड या फ्लू के सिम्टम, ये ओमिक्रॉन के दोनों सिम्टम सेम होते हैं। कुछ चीज़ों में अंतर होता है, जैसे ड्राई कफ होना। ड्राई कफ ओमिक्रॉन या कोविड-19 के मामले में ज़्यादा है। दूसरी बात है कि हम तब बोलते हैं कि आप टेस्ट करवाने की जहाँ तक बात होती है, तो जनरली हम लोग एडवाइस देते हैं कि इनिशियली फर्स्ट 3 डे में टेस्ट नहीं करवाएं। थर्ड डे 3 डेज, अच्छा, इनिशियल 3 डेज के अंदर, हाँ, 3 दिनों तक टेस्ट की जरूरत नहीं है। आरटीपीसीआर करवाएंगे, मे बी कि पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। लेकिन आफ्टर थर्ड डे चांसेस, जब जो वायरस मल्टीप्लिकेशन होते हैं, तो उसके दौरान जो है आरटीपीसीआर टेस्ट जो होती है वो पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये मेरे मन में लगातार चल रहा है कि ठीक है, हमारा जो कोविड-19 के दौर से गुजरे और हमने बहुत सारे डॉक्टर्स का इंटरव्यू किया, सभी दर्शक अवेयर भी हैं कि कोरोना होने का मतलब खुशबू नहीं आना, बदबू नहीं आने, मतलब खुशबू, ये चीज़ ये चली जानी। दूसरा कि टेस्ट, जो हमारे जीभ का टेस्ट है वो भी खत्म हो जाना। तो क्या ओमिक्रॉन के मामले में भी कुछ ऐसा सिम्टम दिखाई देता है? हम कैसे पकड़ पाएंगे घर में कि अच्छा हमें हो गया है, अब हमें लोगों से अलग रखना है? ये सवाल आपके मन के अंदर ही नहीं है, बहुत सारे जनरल पब्लिक के अंदर भी है। जो कोविड-19 के हम लोग सिम्टम देखते थे, बहुत सारे लोग जो है टेस्ट चले जाते थे, सूंघने की जो स्मेल की पावर होती है वो भी चली जाती है। लेकिन इस बार ओमिक्रॉन के मामले में ये कम देखा जा रहा है। ओमिक्रॉन में जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या गले का इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा देखा जा रहा है, बनस्पत की टेस्ट चला जाना या सूंघने की क्षमता कम हो जाना। लेकिन हम तभी कहते हैं कि पैनिक होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही कंडीशन में अगर बार बार आपका फीवर 5 डेज से ज़्यादा रह रहा हो या खांसी कंटिन्यू रह रहा है, सुधार नहीं हो रही हो, तो आप जरूर डॉक्टर से मिले और टेस्ट जरूर करवा लें। ओके, खुशबू और बदबू वाला कोई चक्कर नहीं मतलब टेस्ट वाला कोई जीभ का टेस्ट वगैरह इस बार ये कम रहेगा देखा जा रहा है। मतलब ओमिक्रॉन में, मतलब ये आपको बहुत ज़रूरी है दर्शकों, आप इस बात को समझ लें कि जो ओमिक्रॉन है वो कोरोना से थोड़ा अलग है। आप ये ना समझे कि बस महक नहीं लग रहा है, खुशबू नहीं लग रही है, जीभ का टेस्ट नहीं लग रहा है तो हमें कोरोना हो गया है। ओमिक्रॉन में ये सब के साथ भी होता है। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि 3 दिनों के बाद टेस्ट बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक जो महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि ये सीज़न डेफिनेटली बुखारों का भी है, सर्दी खांसी का भी, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं और खासकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और तीसरी लहर में हमने जितनी भी बातें सुनी मीडियाज़ के माध्यम से, हमने भी इंटरव्यू किया, सारे में ये बात आई कि बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। ये बात कितनी सही है? शुरू से ही जब से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ, तभी से एक आशंका थी कि कहीं ना कहीं एक वर्ग जो छूट रहा है, खास करके बच्चों का, 18 से कम उम्र के बच्चों का। तीसरी लहर की आशंका इसी बेसिस, ये तीसरी लहर की जो आशंका थी यही कारण था कि एक वर्ग जो छूट रहा है, इसमें कभी ना कभी वायरस जो है आएगा और तीसरी लहर इनमें ज़्यादा बच्चे सस्पेक्टेबल होंगे और प्रभावित होंगे। लेकिन जो ये ओमिक्रॉन आया है, अभी तक का जो इंग्लैंड का जो BMJ जर्नल आया है, उसके अब जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, बट ये बच्चे सस्पेक्टेबल हैं चूँकि वैक्सीनेटेड नहीं है। दूसरी बात है कि बच्चे जो हम जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते हैं प्रिवेंशन के लिए, बच्चे खास करके कहीं ना कहीं वो मिस करते हैं। तीसरी बात है कि एक बच्चों का भी स्कूल भी ओपन हो गया तो चांसेस था कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो इसके कारण एक आशंका थी, बट इसके प्रति कोई ऐसा साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि बच्चे इसमें प्रभावित ज़्यादा होंगे। बहुत ही सही जानकारी दे रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन डर, फियर बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो ध्यान रखें इन बातों का। डॉक्टर साहब, हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में एक सवाल बहुत लगातार चलता है कि सीजनेबल बुखार की भी बात उठी, टीकाकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खान पान का कैसे ख्याल रखेंगे? क्या ओमिक्रॉन का जो हमारा मरीज है वो कैसे डिफाइन करेंगे कि वो क्योंकि ओमिक्रॉन का मरीज़ है या डेल्टा वायरस का मरीज है, कैसे ये डिफाइन करें? क्या कोई जीनोम टेस्ट होता है या कुछ इस प्रकार का कोई टेस्ट अलग से आप लोगों बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए? हाँ, ये जो शुरू में कुछ दिनों तक सस्पेक्टेबल था कि ये डेल्टा वेरिएंट है या ओमिक्रॉन है, तो इसके लिए PCR टेस्ट जो इनिशियली होता था कोविड के लिए, वो दोनों वेरिएंट को टेस्ट करने के लिए सक्षम है। बट कैसे पहचाने, इसके लिए अब जेनोमिक सीक्वेंसिंग जो है कुछ शुरू की गई है, हमारे पटना में भी अब शुरू हो गई है। ये जेनोमिक सीक्वेंसिंग जो है वायरस के जीन के आधार पर डिसाइड करते हैं कि ये ओमिक्रॉन है या डेल्टा वेरिएंट है। बट ये टेस्टिंग की बात हुई, सिम्टम जो है, लक्षण जो है दोनों में सेम हो सकते हैं। डेल्टा वेरिएंट में थोड़े लक्षण जो है ज़्यादा सीवियर होते हैं, ओमिक्रॉन में अभी तक देखा जा रहा है कि हल्के लक्षण मिल रहे हैं। इसलिए परेशान जरूरी ये नहीं है कि हम ये जाने कि डेल्टा वेरिएंट है या ओमिक्रॉन वेरिएंट है। एक सवाल आपने सही कहा
बट क्योंकि कोरोना वायरस में खासकर हमारे जो भी पेशेंट हुए वो ज़्यादातर किसी न किसी, चाहे डायबिटिक हो या हार्ट के पेशेंट हो या बीपी पेशेंट हो या किसी न किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित थे, तो उन पर बहुत ज़्यादा असर किया, मोर्टालिटी रेट भी जो था वो बहुत ज़्यादा था। तो क्या ओमिक्रॉन के मामले में भी कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, या डेल्टा वायरस के, या अभी का जो कोरोना का जो तीसरा ये जो लहर आया है, तो क्या ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, या बिल्कुल हमें आराम से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजिंग के साथ इसे विदा करना है? नहीं, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है या कहीं ना कहीं हम ये सस्पेक्टेबल है। तो हमने शुरू से ही फर्स्ट लहर में ये बात किया था, सेकेंड लहर में ये बात किया था कि एक खास वर्ग है जो इम्यूनो सस्पेक्टेबल है या जिसकी इम्यूनिटी कम है, खास करके ओल्ड एज पर्सन, या अगर जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर के मरीज है, या किसी क्रोनिक कोई भी डिजीज हो, वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट जो है या पार्टिकुलर जो पेशेंट है वो हमेशा सस्पेक्टेबल हो, चाहे कोई भी वेरिएंट हो, डेल्टा वेरिएंट हो, ओमिक्रॉन वेरिएंट है, और उनको खास सावधानी हमेशा रखनी पड़ेगी, चाहे किसी भी कोई भी है। ठीक है, तो वो वर्ग के लिए हमेशा बात करते हैं कि उनको तो वो चीज़ मेंटेन करना है, वैक्सीनेटेड करना ही है, साथ में अपनी इम्यूनिटी के लिए अपने खान पान पे भी ध्यान रखना है। बिहार के संदर्भ में आप इस वायरस को लेकर क्या बताना चाहेंगे, और वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है ये हमारे दर्शकों को आप कैसे अवेयर करेंगे? बिहार के लिए क्या, हम तो कहेंगे एज ए होल, आज तो दुनिया एक हो गई है इन्फेक्शन के मामले में, और सारे चीज़ पता है लोगों को कि करना क्या है, बचाव क्या है, इलाज क्या है, और वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है। वैक्सीन के मामले में हम एक और चीज़ कहेंगे कि कौन सा वैक्सीन ले, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, क्योंकि हमारे पास इंडिया में अभी 4 से 5 वैक्सीन अवेलेबल है। लोग सोचते हैं कि कौन सा लें, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं इस ये माध्यम के माध्यम से सभी आम जनों को ये मैसेज दूंगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सा वैक्सीन ले रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, कोई भी वैक्सीन लें। तो जितना अर्ली हो सके आप कोई भी वैक्सीन लें, 2 डोज या 3 डोज, जो भी गवर्नमेंट द्वारा एडवाइस है। और दूसरी बात है कि इतना दुनिया का सबसे बड़ा मास वैक्सीनेशन हमारे यहाँ कोरोना पर हो रहा है, और ये फ्रीली अवेलेबल है। कल मैं प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को भी देख रही थी, देश के प्रधानमंत्री जी के, कि 150 करोड़ आबादी को वैक्सीनेटेड किया जा चुका है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है निश्चित ही तौर पर। तो डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन लेना ज़रूरी है, ना कि आपको वैक्सीन डिसाइड करना कि आपको कौन सा लेना है। तो एक जो महत्वपूर्ण सवाल हम सभी जानना चाहते हैं, और बात भी लगातार चल कर आ रही है, कि अब ये जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड डोज का सिलसिला था, इसके बाद तीसरे डोज की भी बात चल रही है, कितना ज़रूरी है? हाँ, ये इसमें भी बहुत सारी स्टडी आ चुकी है। मैंने पहले भी कहा था कि 2 डोज के बाद जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का लेवल है वो 20% या लो हो चुका है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि 3rd डोज लेने के बाद उसकी माने कोरोना के प्रति जो एंटीबॉडी लेवल है या प्रोटेक्शन लेवल है वो फिर से 60% आ जा रही है। तो ये सारी स्टडी बेस्ड, मैंने जो भी एडवाइस दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से या WHO के द्वारा से, सारे स्टडी बेस्ड है। इसलिए 3rd डोज अभी जो गवर्नमेंट के द्वारा है, अभी केवल ओल्ड एज पर्सन एंड हेल्थ केयर वर्कर के लिए है। जैसे जैसे हमको लगता है वैक्सीन प्रोडक्शन हो गया, जैसे जैसे गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार अदर लोगों को भी एडवाइस दिया जाएगा और सारे लोगों को इंक्लूड किया जाएगा इसमें। इसलिए 3rd डोज लेना बहुत ही ज़रूरी है। अपने नज़दीकी सेंटर में जाके तुरंत लें। अविलंब मतलब हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, जिसका नंबर आता है निश्चित ही तौर पर। अच्छा, बच्चों को भी अब वैक्सीनेशन देश में तो शुरू हो ही चुका था, हमारे स्टेट में भी शुरू हो चुका है। तो पेरेंट्स को ज़रूर बताएं कि बच्चों को, जो कि 15 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं, उन्हें वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है। हाँ, ये खास वर्ग जो छूट रहा था वो बच्चे जो एडोलसेंट एज होता है वो छूट रहा है, तो गवर्नमेंट ने उसको भी इंक्लूड कर दिया है। पहले 18 से ऊपर के वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी में शामिल थे, अब 15 से 18 वर्ग के भी लोगों को, बच्चों को शामिल कर दिया है। तो और इसके लिए गवर्नमेंट ने खास करके व्यवस्था की है कि बच्चों को कहीं जाना नहीं है, उनके स्कूल सेंटर पे ही अवेलेबल है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपके दूरदर्शन के माध्यम से पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी जल्दी हो, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जितना जल्दी हो ट्राई करें। जैसा शेड्यूल आता है, जिसका नंबर जब आता है, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और बच्चों को भी जागरूक करें कि वो एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। बिल्कुल, यानी कि आपका निश्चित तौर पर यह कहना है कि वैक्सीनेशन के जरिए ही हम
अपना भी बचाव कर सकते हैं और अपनों का भी बचाव कर सकते हैं और आसपास के लोगों का भी हम बचाव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कोरोना वायरस हमारी अब संस्कृति का हिस्सा बन चुका है निश्चित ही तौर पर। तो ये जो वेरिएंट की लगातार बात हो रही है, तो डॉक्टर साहब ये ओमिक्रॉन पहले की तुलना में कम खतरनाक है, लेकिन बचाव के लिए क्या जरूरी है, ये संदेश हमारे दर्शकों को जरूर दें। बचाव के लिए तो सबसे बड़ा हम तो ये कहेंगे ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन से ज़्यादा पहले हम लोगों ने सीख चुका है कि मास्क ही बचाव है। आज के समय में मास्क आपके सबके पास अवेलेबल है, अपने यूज करें। दूसरी बात है सोशल डिस्टेंसिंग, 1 मीटर की डिस्टेंस जो है मेंटेन करने की कोशिश करें। तीसरी बात है हैंड सैनिटाइजेशन यूज करें। चौथा है क्राउडिंग नहीं करें कहीं भी, और कन्फाइंड प्लेसेस माने सीमित जगहों पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगाए। मेरा एक सवाल है, ये मेरा पर्सनल सवाल है, क्योंकि मैं बाजार जाती हूँ और डिफरेंट टाइप के मास्क को देखती हूँ। जहाँ तक मेरी खुद की बात है, जो मेडिकेटेड मास्क है N95 एंड जनरल जो 3 लेयर्स का होता है, तो मास्क कौन सा लगाना जरूरी है? ये पहले भी कपड़े के भी मास्क है हाँ, मार्केट में, बहुत सारे मार्केट में अभी अवेलेबल मास्क हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि अगर पॉसिबल हो N95 थोड़ा सा आम जन के लिए थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन सर्जिकल मास्क जो 3 प्लाई मास्क होता है वो भी 95% प्रोटेक्टिव है। और मैं तो कहूँगा कि कोशिश करें कि सर्जिकल मास्क कम से कम वो ज़रूर यूज करें। अगर N95 नहीं अवेलेबल है, लेकिन अगर वायरस के लिए देखा जाए तो N95 सभी के लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइन वही कहते हैं। हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब, डॉक्टर संतोष, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश वही था, आज भी वही है। 4-5 चीज़ों का ख्याल रखना है। मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्राउड कहीं नहीं जमा करें। चौथा नंबर की अनएवॉइडेबल जो भी जर्नी है आज के समय में, अनएवॉइडेबल जर्नी या गैदरिंग वो अवॉइड करें। 5वां नंबर वैक्सीनेशन अगर आपके घर में किसी ने नहीं लिया है तो उसको अविलंब करवाएं। और अगर बूस्टर डोज के लिए कोई अगर एलिजिबल है या तो उसको बूस्टर डोज ज़रूर दिलवाएं। और एक और जो कि आज के समय में कि कोई भी बुखार हो, खांसी हो, अगर वो 5 दिन से ज़्यादा हो तो नज़दीक के स्वास्थ्य सेंटर में ज़रूर जाएं और डॉक्टर से अविलंब मिलें। डॉक्टर संतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। इसके लिए हम आपका दर्शकों की ओर से भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर डर नहीं होगा तो आप बचेंगे भी नहीं। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। निश्चित ही तौर पर हम कोविड-19 के दौर से लगभग 2 वर्षों से गुजर रहे हैं। ये तीसरे फेज़ में कहीं ना कहीं हम प्रवेश कर चुके हैं। इससे बचाव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और साथ ही साथ सैनिटाइज करते रहें। और कोशिश करें कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ लगाने से भी बचें। अपना ख्याल रखें। देखते रहें दूरदर्शन। नमस्कार।